कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 साल से भी पहले हमारी दुनिया में दूसरे डायमेंशन से जोड़ने वाले गेट अचानक से खुलने लगे। इसके उस पार ऐसे जीव होते थे जिन्हें हम जादुई दानव कहते हैं। इनके ऊपर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता था। जो लोग इन दानवों से लड़ने के लिए खुद को काबिल बना पाए उन्हें हंटर कहा जाता था। उनके शरीर में किस रैंक की शक्ति है इसके आधार पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांटा जाता था, जैसे कि ABCDE, जिसमें S सबसे बड़ा रैंक होता था और E सबसे घट। हमें 3 साल बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है संग, जो आते हुए कहता है कि तुम लोगों के साथ दोबारा काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि हे संग, तुम यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना। जिसके बाद संग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं खाकर आया हूँ। और फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि ये बहुत बड़ी तोप है, क्या सब इसके बारे में बात कर रहे हैं? तोप छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद ये लड़का है जो दुनिया का सबसे कमज़ोर लड़का है। ई रैंक की छोटी सी लड़ाई ने इसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सोच ये कितना कमज़ोर होगा। ये दुनिया का सबसे कमज़ोर लड़का है। और फिर वो कहता है कि थोड़ा धीरे बात कर वरना वो सुन लेगा। हम देखते हैं कि सॉन्ग ये बात सुन लेता है और फिर वो कहता है कि वैसे ये ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मुझे हर कोई ऐसे ही बोलता है। वहाँ पे जूही नाम की लड़की आती है जो कि संग के साथ काम करती है और फिर वो आकर कहती है कि संग, आज फिर तुम चोट खाकर आ गए ना। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे? जूही संग से कहती है कि मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटलाइज थे। जिसके बाद संग कहता है कि हाँ, वहाँ पे सब ऊंची रैंक के थे तो उन्होंने हीलर को लेना सही नहीं समझा तो वो हीलर को नहीं लेकर आए। जिसके बाद जूही कहती है कि ये तो बहुत मतलबी लोग हैं। संग कहता है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल वो कमज़ोर होने के कारण खुद को ही दोष देता है और फिर वो कहता है कि चलो जाने का टाइम हो गया, हमें जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है इस मिशन के लीडर को जिसका नाम होता है मिस्टर संग, जो इन सब में सबसे ऊंची रैंक का होता है। जिसके बाद सभी पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि संग अपनी चाकू को निकाल कर देखता है जो कि बहुत पुरानी होती है और उसमें ना के बराबर जादू होता है। वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं नवा चाकू ले पाऊँ। फिर वो उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पोर्टल के अंदर जाने के बाद वहाँ पे एक मॉन्स्टर को मार के एक स्टोन कलेक्ट कर लेता है। उसी टाइम दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको डॉज करते टाइम उसका हथियार टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर संग के पेट में तलवार घुसा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं संग का एक मेंबर उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर जूही संग को हील करने लग जाती है और संग देखता है कि उसके बिना किसी मदद से वो सारे आराम से उन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिनको देखकर वो थोड़ा सा निराश होता है। हमें स्टोन्स के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ऐसे स्टोन्स सिर्फ ऊंची रैंक के दानवों से मिलते हैं, जिनसे हम बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली हथियार बना सकते हैं जिनसे दानवों से लड़ा जा सके। इसके अलावा माना क्रिस्टल, जो सिर्फ तहखाने से इकट्ठा किया जा सकता है, पर ये थोड़ी सी कम शक्तिशाली होती है। ये एक नए पावर सोर्स की तरह है जो परमाणु से महफूज, हवा पानी से भी ज़्यादा कारगर, और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। सरकार इसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना चाहती है और इसे सिर्फ हंटर ही इकट्ठा कर सकते हैं, इसलिए हंटर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वही दूसरी तरफ हंटर्स ने उस गुफा के बॉस को मार दिया होता है। जूही संग से कहती हैं कि संग सुनो, कहीं तुम किसी जिद में आकर हंटर तो नहीं बने हो ना, क्योंकि चोट तुम्हें एक जगह नहीं बहुत जगह लगी है। अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हें बहुत गहरी चोट लग सकती है। संग जूही से माफ़ी मांगता है, जिसके ऊपर जूही कहती है कि मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कहा तुम समझे कि नहीं?
जिसके बाद संग कहता है हाँ मैं समझ गया। संग के पास एक स्टोन होता है जो कि ई रैंक का होता है। उन लोगों की नज़रों में इसकी कोई कीमत भी नहीं होती। हम देखते हैं कि उन्हें एक गुफा मिलती है जो कि एक प्राचीन तहखाना होता है। वो सोचते हैं कि इस तहखाने के अंदर हमें लूट का और सामान मिल सकता है। फिर उनका लीडर कहता है कि रुको, ऐसे हालात में हमें हंटर एसोसिएशन के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पे कोई और लूट के चला जाएगा। फिर उनमें से एक कहता है कि वैसे भी ये ई रैंक का मामूली सा तहखाना ही तो है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी रूल्स तोड़ने के लिए ही तो बनाए जाते हैं। उसके बाद उनका लीडर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पर इसमें हमारी जान जा सकती है। फिर वो कहता है क्यों ना हम वोट से डिसाइड करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सब अपना अपना वोट पाते हैं। 6 लोगों ने ना कहा होता है और 6 लोगों ने हाँ कहा होता है। उसके बाद सिर्फ संग ही बच जाता है। संग सोचता है कि उसके लिए डी रैंक की गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं, पर क्योंकि उसके डैड का पता नहीं लग रहा होता और उसकी मॉम के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और उसे अपनी बहन की पढ़ाई के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी बहन की पढ़ाई और माँ के इलाज के लिए वो उस गुफा में जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें हंटर बनने की प्रक्रिया को दिखाया जाता है जहाँ पर जिसकी जितनी पावर होती है उस हिसाब से उन्हें रैंक दिया जाता है, जहाँ पर अलग अलग कंपनियाँ उन्हें हायर करती हैं। फिर हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि एज और जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो हमारे काम आते हैं तो उन्हें ऑफ़र दे दो। वैसे भी हम कहाँ ऐसे को ढूंढ रहे हैं जिसकी बराबरी हैंड से की जा सके। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और 2 चोर बाइक से एक आंटी का पर्स चोरी करके भाग रहे होते हैं और उनके सामने एक लड़की आ जाती है। वो लड़की उनसे पर्स छीन लेती है। वो और कोई नहीं, हैन होती है जो कि लोगों में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। फिर हमें वापस से गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग जूही से माफ़ी मांग रहा होता है। जिसके ऊपर संग जूही कहती है कि ये किस लिए था। संग कहता है कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया जिसकी वजह से अब तुम भी मुसीबत में हो। जूही कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर चोट तुम्हें ऊपर लगी होती तो तुम मर सकते थे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। और फिर वो कहती है कि अगर तुम मुझे लंच पर लेकर जाओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ। उसके बाद वो एक गेट के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर जाने के बाद वो कहते हैं कि चलो अंदर चलें। और फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन को जिसका नाम होता है गोगन हिन, जो कहता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो हंटर्स बनना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हंटर बिल्कुल बनना नहीं चाहते। लगभग 10 साल पहले ये गेट सामने आए थे। अब भी हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, तो इसलिए हंटर बनना ऐसा है जैसे कि जान को जोखिम में डालना। तो हमें लापरवाह बिल्कुल नहीं होना, अगर जिंदा रहना है तो डरना जरूरी है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हंटर्स उस गेट के अंदर चले जाते हैं जहां पर जाते ही लाइटें अपने आप जल जाती है और अंदर जाके वो जब देखते हैं कि वहाँ एक भी दानव नहीं होता और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। वो देखते हैं कि प्राचीन लिपि में इस मंदिर के कुछ नियम लिखे होते हैं, जिसमें पहला नियम ये होता है कि देवता का सम्मान करो, दूसरा नियम उसकी तारीफ करो और तीसरा नियम ये होता है कि अपनी भक्ति साबित करो। जूही संग से कहती है कि संग सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बड़ी वाली मूर्ति की आंखें अपने आप हिल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रही हो। फिर संग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तभी हम देखते हैं कि गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहीं पे कैद हो जाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था हमें अंदर नहीं आना चाहिए था, अब तुम सारा खजाना रख लो पर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और वो जैसे ही गेट को टच करता है हम देखते हैं कि मूर्ति हिलने लग जाती है और उस बंदे को 2 हिस्सों में काट देती है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। संक सोचने लग जाता है कि क्या ये जो बंदा मरा था वो डी रैंक का हंटर था। कुल मिला के वो मुझसे और मेरी ई रैंक से तो काफ़ी बेहतर था, फिर भी वो एक झटके में मर गया।
वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। शंख जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी मूर्ति होती है उसकी आंखें हिलने लग जाती है और उसकी आंखों से रोशनी निकलती है, जिसके बाद शंख का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। वो बहुत बार मौत की कगार पे खड़ा हो चुका है। वो अपने पहले ही मिशन में अपने साथियों से अलग हो जाता है और उसके ऊपर ई रैंक के दानव ने हमला कर दिया होता है, जिसके बाद वो कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तहखाना कितने निचले रैंक का है, वो खुद को हमेशा मौत की कगार पे ही पाता था। ज़्यादातर हंटर स्टार मनी को बेचकर अपने लिए अच्छे नए हथियार ले लेते थे। उसके पास एक चाकू को खरीदने के पैसे होते हैं, अगर वो टूट जाए तो उसे निहत्थे ही लड़ना पड़ेगा। उसके जूतों का भी हाल बुरा था और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सह चुका था। वो अपना मजाक हमेशा सहता रहता था। इसके बावजूद उसने ऐसी नौकरियां की जिसमें जान जाने का जोखिम ज़्यादा था। जिंदा रहने के लिए वो अपनी आंखें हमेशा खुली रखता था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था। शायद इसीलिए वो कहता है कि मैं बता पाया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग कहता है कि सब जने बैठ जाओ, और हम देखते हैं कि उस मूर्ति से लेज़र बीम्स निकलने लग जाती है जो कि पूरी धरती को ज्वालामुखी में बदल देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पीछे लोग खड़े थे वो सारे जल के मर जाते हैं और उनकी हड्डियाँ भी नहीं बचती, जिसे देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना, लिटरली सब के सब डर जाते हैं। जूही तो डर के मारे जमीन पर लेटकर कांप रही होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे चल क्या रहा है, और वो सब के सब वहाँ पे फंस चुके होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम मरने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था, और हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जो इनका लीडर होता है उसका नाम होता है मिस्टर शंख, और वो कहता है कि आज हम बार बार बच गए। जिन्बू, अगर तुमने बताया नहीं होता तो आज हम सब के सब मर जाते। जिन्बू देखता है कि मिस्टर शंख का एक हाथ पूरा कट चुका होता है। मिस्टर शंख कहते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, इससे भी बुरी चीज़ें मैंने देखी हैं। वो जिन्बू से कहता है कि क्या तुम मेरे हाथ का खून रोक सकते हो, जिसके बाद जिन्बू वहाँ पे उसके हाथ पे कपड़ा बांधता है। जूही बी रैंक के होने के बावजूद भी वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए उसे आसान मिशन पे भेजा जाता है। मिस्टर शंख कहते हैं कि मैं खुद 2 से 3 बार बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ, जो कभी कभी ए रैंक और कभी कभी एस रैंक के होते हैं। जो वो पट्टे पे नियम लिखे हुए थे, क्या तुम्हें याद है? वो पहला नियम देवता का सम्मान करो, और दूसरा नियम ये था कि उसकी तारीफ करो, और तीसरा अपनी भक्ति साबित करो, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर जिन्बू कहता है कि कहीं वो देवता वो बड़ी वाली मूर्ति तो नहीं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जिन्बू की बहन को, जिसका नाम होता है जीना, और उसकी क्लास में उसकी एक क्लासमेट आती है और वो कहती है कि एक बात बताओ जीना, क्या तुम्हारा भाई भी एक हंटर है? जिसके ऊपर जीना कहती है हाँ, वो ई रैंक का हंटर है, वो हमेशा चोट खाकर आता ही रहता है, कुछ दिन पहले ही वो पट्टियाँ बनवा कर आया था। फिर वापस से गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग समझ चुके होते हैं कि इस चीज़ से लड़ा नहीं जा सकता, इनको कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। उनमें से एक लड़का होता है और वो कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकता। दरअसल उसके पास स्पीड की पावर होती है और उसे लगता है कि ये चीज़ मुझे छू भी नहीं पाएगी, मैं बहुत तेज़ी से भाग के यहाँ से निकल जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि वो जैसे ही भागता है उसको वो चीज़ कुछ ही सेकंड में जला के ख़त्म कर देती है और उसके सिर्फ जूते ही बच जाते हैं। जिन्बू कहता है कि ये देवता हमें बहुत ही आसानी से मार सकता है, वो भी राह चलते कीड़े की तरह, फिर ये हमें मार क्यों नहीं रहा? इसके पास इतनी ताकत है, इसके बावजूद भी ये हमें मार नहीं रहा। ये बाकी दानवों से अलग है, दूसरे दानव हमें देखते ही हमला कर देते हैं पर ये हम पे हमला नहीं कर रहा। फिर जिन्बू को याद आता है कि इस गुफा के तो कुछ नियम थे। उसे याद आ जाता है कि इस गुफा का पहला नियम ये था कि देवता का सम्मान करो। फिर वो सोचने लग जाता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये ज़रूर काम करेगा,
और फिर वो उठता है और उस देवता के सामने खड़ा हो जाता है। उस मूर्ति की आंखें चमकने लग जाती है और जिन्बू को वो जैसे ही मारने वाली होती है, हम देखते हैं जिन्बू झुक जाता है और वो मूर्ति वहीं पे रुक जाती है। जिन्बू सबसे कहता है कि सुनो सब, अपना सिर नीचे झुका लो, ये मूर्ति हमें कुछ नहीं करेगी। ठीक वैसे ही जैसे नियम कहता है, अगर हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे तो हम सब मारे जाएंगे। उन सब के सिर झुकाते ही वो मूर्ति उन्हें कुछ नहीं करती और वो देवता जो होता है वो एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ हंसने लग जाता है। उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब बच चुके हैं और वो यहाँ से जा सकते हैं। पर हम तभी देखते हैं कि वो मूर्ति होती है वो अपनी जगह से उठ जाती है। उनका लीडर जिन्बू से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान था, जिसके ऊपर जिन्बू कहता है नहीं, मेरे पास कोई प्लान नहीं है, पर जो भी हो हमें यहाँ के नियमों की तोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और दूसरा नियम ये था कि देवता की तारीफ करो, हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि ये मुझे करने दो, मैंने दुनिया भर की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा होता है और वो उस देवता के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है और फिर वो कहता है कि हे देवता, हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। उस देवता को इससे घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ रहा होता और वो उस बंदे को पैरों से कुचल देता है। उसको कुचलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है। ये देखकर वो पूरी तरह सहम जाती है और वो वहीं पे बैठ जाती है और फिर वो देवता उस लड़की को भी वहीं पे कुचल देता है। ये देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। पार्क सोचता है कि मुझे इस तरह ऐसे नहीं मरना, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है और वो एक जगह पे जाके खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि वो वहाँ पे जाकर महफूज रहेगा, पर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक मूर्ति होती है जो पार्क को 2 हिस्सों में काट देती है। जिन्बू सोचता है कि इस चीज़ की तारीफ करूँ भी तो कैसे, ये तो एक शैतान है। पर वो जूही को अकेला नहीं छोड़ सकता, तो वो सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। वो देवता एक एक करके सबको मार रहा होता है। जिन्बू देखता है कि वहाँ पे अलग अलग तरह की मूर्तियाँ होती हैं जिनके हाथ में अलग अलग हथियार होते हैं, जैसे कि हथौड़े, तलवार। और वो देखता है कि उनके बीच में कुछ ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जिनके हाथ में बाजे होते हैं। उसके बाद वो मिस्टर शंख से बाजों वाली मूर्तियों के पास जाने के लिए कहता है, जिसके बाद मिस्टर शंख उस मूर्ति के पास जाते हैं और उसके पास जाते ही वो मूर्ति बजने लग जाती है और देवता भी उन्हें कुछ नहीं कर रहा होता। फिर वो धीरे धीरे सारे उन मूर्तियों के पास जाने लगते हैं। जूही और जिन्बू भी एक मूर्ति के पास जाते हैं। उसके पास जाने के बाद वो मूर्ति कुछ नहीं बजा रही होती, क्योंकि वो 2 जाने होते हैं। जिन्बू दूसरी मूर्ति की तरफ जाता है और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे उसे देवता देख लेता है, जिसके बाद वो उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जिन्बू बचता बचाता खुद को बहुत ही मुश्किल से बाजे वाली मूर्ति के पास पहुँचता है। जैसे ही जिन्बू उस बाजे वाली मूर्ति के पास पहुँचता है, वो मूर्ति बाजा बजाने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो देवता होता है वो अपनी जगह पे वापस से जाकर बैठ जाता है। जूही जिन्बू के पास आती है और देखती है कि जिन्बू का एक पैर जूते के साथ ही कट चुका होता है। जूही जिन्बू को हील करने लग जाती है। चोट ज़्यादा लगने की वजह से हम देखते हैं कि वो हील नहीं कर पा रही होती और उसके मुंह से खून आ जाता है। वहाँ पे जितने लोग होते हैं वो मिस्टर शंख को दोष देने लग जाते हैं, अगर तुमने अंदर आने के लिए हाँ नहीं कहा होता तो आज ये सब नहीं होता। उसके बाद हम देखते हैं कि गुफा के सेंटर में एक बलिस्तान आ जाता है, जिसके बाद जिन्बू कहता है कि पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, हम में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी अपनी भक्ति साबित करने के लिए। तीसरा नियम भी यही कहता है। उनमें से एक बंदा अपने लीडर के ऊपर ही तलवार रख देता है और मिस्टर शंख से बलि देने के लिए कहता है, जिसके बाद मिस्टर शंख भी बलि देने के लिए मान जाते हैं। मिस्टर शंख जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं होता और वहाँ पे एक पीले कलर की रोशनी जल जाती है। जिन्बू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वहाँ पे चल क्या रहा है और वो सोचता है क्या हमें बलि देने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो कहता है कि क्या तुम मुझे उस बलिस्थान तक लेकर चलोगे, जिसके बाद वो बलिस्थान तक जाता है। उन तीनों के अंदर जाते ही वहाँ पे 3
पीले कलर की लो और जल जाती है। तो लोग बाहर होते हैं, जिसके बाद जिन्बू कहता है कि क्या तुम लोग भी इसके अंदर आ सकते हो, हमें सबके लिए लो जलानी होगी, अगर हमें कुछ होना भी होगा तो साथ में होगा। उन दोनों के अंदर आते ही वहाँ पे पीली लो के साथ नीली कलर की लो भी जलने लग जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे बाहर जाने का दरवाज़ा भी खुल जाता है। उसी के साथ वहाँ पे जो मूर्तियाँ होती हैं वो धीरे धीरे करके उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाती है। जिन्बू देखता है कि वो जिस मूर्ति की तरफ देखता है वो मूर्ति रुक जाती है। फिर जिन्बू समझ जाता है। जिन्बू सबसे कहता है कि अपनी आंखें बंद मत करो, ये बचपन में खेले हुए खेल की तरह ही है, अगर हम इस मूर्तियों को देखते रहें तो ये नहीं हिलेंगी। तभी उनमें से एक लड़की इतना डर जाती है कि वो वहाँ से भाग जाती है। उसके भागते ही पीली लो बुझ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिरकार बाहर कैसे चली गई। जिन्बू देखता है कि वहाँ पे नीली लो वक्त के साथ बुझती जाती है और पीली वाली लो तब बुझती है जब वहाँ से कोई जाता है। जिन्बू सोचने लग जाता है कि वो लड़की कैसे चली गई। उसे लगता है कि इसमें जरूर कोई ना कोई चाल है, शायद इस देवता के लिए हमारी भक्ति को परखने की कोई चाल है। जिसने जिन्बू को पकड़ा होता है वो कहता है कि मैं और झेल नहीं सकता और वो जिन्बू को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। उसके भागते ही वहाँ पे एक और पीली लो बुझ जाती है। मिस्टर केन कहता है कि मेरा भी एक परिवार है, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता और वो भी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग बच जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर संग कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है मरने की, तुम यहाँ से चले जाओ। जब तक हम में से कोई एक यहाँ पे रहेगा दरवाजे खुले रहेंगे, अभी तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है। पर हम देखते हैं कि जूही का पैर काम नहीं कर रहा होता क्योंकि उसने अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है, जिसके बाद वो उठ भी नहीं पा रही होती। जिन्बू कहता है कि मिस्टर संग आप जूही को लेकर चले जाइए। उसके ऊपर मिस्टर संग कहते हैं कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं यहीं रहूँगा। जिन्बू कहता है कि अगर आप यहाँ पे रहोगे तो जूही को बाहर कौन लेकर जाएगा। जिन्बू जूही को एक स्टोन देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वादा किया था तुम्हें डिनर पे ले जाने के लिए, इस स्टोन को बेचकर तुम डिनर कर लेना। पर जूही वहाँ से जाने के लिए नहीं मान रही होती है, जिसके बाद मिस्टर संग उसके गले पे मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जिन्बू एक तलवार उठा लेता और फिर उन मूर्तियों के सामने तान देता और कहता है कि मैं मरने से पहले एक को तो मार के ही मरूंगा। वो मूर्ति जिन्बू के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद वो बहुत ही मुश्किल से ही बचता है। जिन्बू कहता है कि मैं हमेशा से ही कमज़ोर था, इसके लिए मुझे बार बार मेरा मजाक उड़ाया गया, पर मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उसी के साथ वो मूर्ति जिन्बू का एक हाथ काट देती है। जिन्बू कहता है कि ये सब बकवास है, मैंने खुद को ताकतवर बनाने की कोशिश की पर मैं नहीं बना सका, और वो उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ होती है, उसकी बस सांसें ही चल रही होती है और वो जो मूर्ति होती है वो जिन्बू के शरीर में तलवार घुसा देती है। हालांकि जिन्बू अभी तक मरा नहीं होता, उसकी बस सांसें ही चल रही होती हैं और वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश कि मुझे एक और मौका मिल सकता। और हम देखते हैं कि वो मूर्ति जिन्बू को बस मारने ही वाली होती है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो नीली वाली लो होती है वो बुझ जाती है। नीली लो के बुझते ही एक नोटिफिकेशन आता है और हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें जिन्बू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वो अपने हाथ और पैर को देखकर हैरान हो जाता है कि मेरे हाथ और पैर तो कट गए थे, फिर ये कैसे हुआ, और उसके सीने पे भी वार का निशान नहीं होता। फिर वो कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा था। उसके बाद वहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं और खुद को हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का मैनेजर बताता है। जिन्बू कहता है कि सर्वेलेंस वालों को मुझसे क्या काम हो सकता है। वो जिन्बू को बताते हैं कि तुम पूरे 3 दिनों से बेहोश थे। जिन्बू जूही और मिस्टर संग के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि मिस्टर संग का एक हाथ कट चुका है, जिस शायद उसे अपने हंटर के काम को छोड़ना पड़ेगा।
और जूही को बहुत बड़ा सदमा लगा है। उसका इलाज चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो अब अपना हंटर का काम जारी नहीं रख पाएगी। जिस प्राचीन तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था, वहाँ से सिर्फ 6 ही लोग जिंदा लौट आ पाए। वैसे जब हमें खबर मिली तो वाइट टाइगर गिल्ड वहाँ पे पहुँची और उन्होंने वहाँ पे तुम्हें ज़मीन पर बेहोश पाया और उन्हें ना तो कोई वहाँ पे मंदिर मिला और ना ही कोई तहखाना। जिन्बू, क्या तुम्हें कोई नवी शक्ति का एहसास हुआ था? यही एहसास एक हंटर की शक्ति को तय करता है, जिसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, पर ये एहसास किसी हंटर को दोबारा भी हो सकता है, जिससे उनकी शक्तियाँ बढ़ के एस रैंक तक भी जा सकती है। जिन्बू को लगता है कि शायद उसकी भी शक्ति बढ़ गई होगी, जिससे शक्तियाँ बढ़कर एस रैंक तक भी जा सकती है। वो जिन्बू के सामने एक माना मीटर रख देते हैं, जिसके ऊपर हाथ रखने के बाद किसी भी हंटर के पावर का पता चलता है। उसके बाद जिन्बू उसके ऊपर हाथ रखता है और फिर कहता है कि क्या पता चला, मेरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं। फिर वो जिन्बू से कहते हैं कि माफ़ करना, लगता है हमें कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। ई रैंक के हंटर का माना 70 होता है, पर इस इंसान का तो माना बहुत कम है। ये एक नॉर्मल इंसान है। वो सोचते हैं कि आखिर ये बंदा जिंदा कैसे बच गया। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू कहता है कि अरे यार, फालतू में उम्मीदें बढ़ गई थी। वैसे हैरानी की बात है, उन्होंने मुझसे इसके बारे में नहीं पूछा, और उसके ऊपर एक डिवाइस होता है जिसे सिर्फ वही देख पाता है और उसे कोई नहीं देख पा रहा होता। उसी वक्त वहाँ पे चीना आ जाती है और वो आते ही जिन्बू को डांटने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होने लग गई थी। बाकी लोगों को तो कुछ नहीं होता, ना जाने मुसीबत सिर्फ तुम्हें ही क्यों ढूंढ लेती है। अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं स्कूल छोड़ के कोई अच्छा सा जॉब ढूंढ लूँगी, ताकि तुम्हें ये हंटर गिरी ना करनी पड़े। जिसके बाद जिन्बू कहता है कि अच्छा सॉरी। जिन्बू कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, पर जीना को वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता और वो मना कर देती है। जिन्बू कहता है कि अच्छा सुनो, क्या तुम उन अनरीड नोटिफिकेशन को जानती हो ना, जो गेम के अंदर होती हैं? जीना बताती है कि मैसेज बॉक्स को खोलो और पढ़ लो बस। वैसे तुम गेम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जिन्बू कहता है कि वो हॉस्पिटल में और करने को है ही क्या। जीना कहती है कि वैसे तुम्हें तो देखकर लग रहा है कि तुम ठीक ही हो, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सिस्टम की बात ना मानने पर सजा भी दी जा सकती है। जिन्बू एक नोटिफिकेशन को खोलता है जिसके ऊपर लिखा होता है डेली मिशन मजबूती की ट्रेनिंग, जिसे वो कंफर्म कर देता है, जहाँ पे उसे पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स, रनिंग करनी होगी, और डेली मिशन ना करने पर सजा भी दी जा सकती है। जिन्बू कहता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ही भद्दा मजाक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ तो ये सब चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जो लोग जिन्बू के पास आए थे वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि जिन्बू को दोबारा शक्तियों का एहसास हुआ है कोई। हम खुशकिस्मत हैं कि इस हादसे के बाद गेट में कोई दरार नहीं आई। मुझे लगता है कि इसे स्पेशल केस बनाकर जांच के लिए भेज देना चाहिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि मिस चार्ड, मैं चाहता हूँ कि एक रेड में तुम इंस्ट्रक्टर के तौर पे शामिल हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें लड़ना है जैसा तुम हमेशा करती हो। बाकी सब तुम्हें देखकर ही सीख जाएंगे, और सीखे भी क्यों ना, तुम हो ही इतनी काबिल। ये हंटर गिल्ड इस देश की 5 सबसे बड़ी गिल्ड में से एक है, पर दुनिया अब भी हमसे अनजान है। माना कि हर हंटर के रैंक को बढ़ाया नहीं जा सकता, पर उसके जंग लड़ने की खूबी को तराशा जरूर जा सकता है, ताकि समय आने पर हम पूरी तरह तैयार रहे। जिन्बू हॉस्पिटल में सोया होता है कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। उसने अपना मिशन कंप्लीट नहीं किया होता, इसलिए जहाँ पे वो सोया होता है वो पूरी जगह हिलने लग जाती है, जिसके बाद वो उठ जाता है। हम देखते हैं कि वो अचानक से किसी और जगह पहुँच जाता है, एक रेगिस्तान में। जिन्बू वहाँ पे एक मॉन्स्टर देखता है जिससे उसे 4 घंटे बचने का गोल मिलता है। वो मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक
जिन्बू बचता हुआ उससे काफ़ी टाइम तक बचता है कि तभी जिन्बू को एक और मैसेज आ जाता है और उसे 2 घंटे और उस मोस्टर से बचना होगा। वो मोस्टर जिन्बू को बस मारने वाला ही होता है कि तभी टाइमिंग कुछ सेकंड की वजह से जिन्बू बच जाता है और वापस से हॉस्पिटल में आ जाता है और उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जिन्बू अपने कपड़े पहन के सुबह सुबह कहीं चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ हमें जूही को दिखाया जाता है जिसको एक फ़ोन आता है मिशन के लिए और वो बंदा उससे कहता है कि सुना है शंख जिन्बू को होश आ गया। हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूही फूल लेकर जिन्बू के लिए जा रही होती है। वहाँ पे 2 नर्स बात कर रही होती हैं कि इन्हें जब से होश आया है ये यही कर रहे हैं, माना कि ये हंटर हैं पर इन्हें आराम करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जिन्बू अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और ये देखकर जूही वहाँ से चली जाती है। जिन्बू एक जगह पे जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे धीरे धीरे अब सब कुछ समझ आ रहा है, ये स्क्रीन्स मेरा कोई वहम नहीं है। हर दिन मिशन करने पे उसे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। वो अपनी बॉडी को फुल रिकवर करता है जिसके बाद वो कहता है कि सारी थकावट पल भर में ख़त्म होगी। और दूसरी है मेरी एबिलिटी पॉइंट्स, इससे मैं अपनी एबिलिटी बढ़ा सकता हूँ। और वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है और फिर कहता है कि मैं अपनी ताकत को महसूस कर सकता हूँ। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी ने एक बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ ले लिया है। उसे दिन के आखिरी मिशन का इनाम मिलता है जो कि एक लूट बॉक्स होता है जिसे खोलने के बाद हम देखते हैं कि उसमें से एक चाबी निकलती है। अभी तक उन बॉक्सेस से उसे बस बेकार की चीज़ें ही मिली होती है जैसे कि पेन या बैजेस। वो चाबी एक तहखाने की होती है। वो कहता है कि ये भी शायद मुझे मजबूत बनाने के लिए है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर जिन्बू से कह रहा होता है कि ये वो बीमारी है जो गेट के सामने आने की वजह से ये 10,000 लोगों में से किसी एक को होती है। ऐसा माना जाता है कि ये माना के लगातार रहने की वजह से होती है। आजकल की मॉडल दवाइयाँ इन्हें सिर्फ जिंदा रख सकती हैं। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जिन्बू को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ा लूँगा और वो तहखाने में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो एक मेट्रो स्टेशन पे आता है। जिन्बू अपनी पूरी तैयारी के साथ आया होता है और फिर वो जैसे ही अपनी चाबी निकालता है वहाँ पे एक ताला आ जाता है। जिन्बू उस ताले के अंदर चाबी को डालकर घुमा देता है। चाबी के घुमाने के बाद वो उसके अंदर चला जाता है। वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और हम देखते हैं कि जिन्बू के सामने से ही एक लड़की जाती है जिसके बाद जिन्बू समझ जाता है कि ये अलग डायमेंशन में पहुंच गया है। वो जिन्बू एक अलग डायमेंशन में होता है और वो तहखाना कोई मामूली तहखाना नहीं होता। वो कहता है कि मैं ऐसे तहखाने में पहले कभी नहीं आया। वो ज़रूरत पड़ने पर भागने की सोच रहा था पर गेट बंद होने की वजह से अब वो वहाँ से नहीं भाग सकता। वो कहता है कि मैं तो ई रैंक के दानवों को भी नहीं हरा पाया था, फिर मैं अकेले ये कैसे कर पाऊँगा। फिर वो कहता है कि मुझे करना ही होगा ये, और वो उस तहखाने के नीचे चला जाता है। जिन्बू जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि ई रैंक के 3 दानव आ जाते हैं और वो आते ही जिन्बू के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद जिन्बू बहुत ही मुश्किल से उन दानवों से बच पा रहा होता है। वो इन दानवों से ज़्यादा देर तक नहीं बच सकता तो उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी वो एक दानव को पेट में चाकू घुसा के उसे वहीं पे मार देता है। उसके बाद वहाँ पे सिर्फ 2 दानव बच जाते हैं। उसके बाद वो दोनों दानव जिन्बू के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद जिन्बू उनसे बचकर एक दानव के सिर में चाकू घोंप देता है और उसके बाद अब दूसरे दानव को बीच से फाड़ देता है। हम देखते हैं कि उन मॉन्स्टर के मरने के बाद उस जिन्बू के पीछे एक भेड़िया टाइप का मॉन्स्टर आ जाता है और वो आते ही जिन्बू के चाकू को अपने दांतों से तोड़ देता है। जिन्बू कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है ये उन दानवों से कई ज़्यादा शक्तिशाली है। जिन्बू के पैर कांपने लग जाते हैं और उसके पैर हिल ही नहीं होते। वो कहता है कि क्या मैं अभी भी सदमे में हूँ, क्या मैं अभी भी डरा हुआ हूँ।
हम देखते हैं कि वो भेड़िया जिन्बू की तरफ भागता हुआ आगे बढ़ने लग जाता है और जिन्बू के गाल पे एक कट मार देता है। जिन्बू सोचता है कि यहाँ पर कोई हीलर नहीं है, अगर यहाँ पर मैं घायल हो गया तो यही मेरी कहानी ख़त्म। और फिर हम देखते हैं कि वो भेड़िया फिर से भागकर आता है और जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो। 4th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे अपना 3rd एपिसोड ख़त्म हुआ था। और फिर हम 4th एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि वो लोमड़ी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद जिन्बू जंप लेकर उस मॉन्स्टर से बच जाता है। फिर जिन्बू खड़ा होकर कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं कब तक इससे इसी तरह डरता रहूँगा। और वो लोमड़ी जैसे ही जिन्बू के ऊपर हमला करने वाला होता है, जिन्बू उसके फेस पे एक पंच मारता है और वो लोमड़ी काफ़ी दूर जाके गिरता है, जिसके बाद जिन्बू सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस भेड़िए को कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ होता और वो दोबारा से जिन्बू के ऊपर हमला करने लग जाता है, जिसके बाद जिन्बू लगातार उस पर पंचेस करता है, लेकिन उसे उससे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। फिर जिन्बू कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ और सोचना होगा। जिन्बू कहता है कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता और वो वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है कि मैं अपने टीम के बिना और बिना किसी हीलर के, और ऊपर से मेरे बैग में कुछ है सामान भी नहीं है और मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है, तो मैं इससे कैसे लड़ूंगा। कहता है कि काश मेरे पास एक जादुई हथियार होता। फिर उसे याद आता है, फिर वो कहता है कि इन बैटरी, और फिर वो अपने सिस्टम से एक तलवार को निकालता है और फिर उस मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। उस मॉन्स्टर के मरने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे 2 भेड़िए और आ जाते हैं और जिन्बू कहता है कि इनसे डरना क्या, अब तो मेरे पास तलवार भी है। पर हम देखते हैं कि उसकी तलवार ज़मीन में फंस चुकी होती है। फिर वो काफ़ी देर तक उसे निकालने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि अब निकल भी जाओ। जैसे ही वो मॉन्स्टर जिन्बू के पास आते हैं उसी टाइम उसकी तलवार निकल जाती है और फिर वो एक मॉन्स्टर को मार देता है, पर दूसरा मॉन्स्टर उसकी तलवार को रोक लेता है। जिन्बू उस मॉन्स्टर के एक लात मारता है और कहता है कि ये तलवार मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, तो कुछ और जाके खा, और उसका गला बीच से काट देता है। वहाँ पे सिर्फ एक भेड़िया बच जाता है, जिसके बाद वो अकेले होने के कारण वो वहाँ से भाग जाता है। फिर जिन्बू एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और फिर वो देखता है कि वो अब दूसरे लेवल पे पहुँच चुका होता है। वो कहता है कि मेरी डेली मिशन के दौरान तो ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरा लेवल कभी नहीं बढ़ा, पर शायद ये असली लड़ाई है तो इसलिए मेरा लेवल बढ़ गया। लेवल बढ़ने से उसके सारे पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि डेली मिशन से सिर्फ 2 ही पॉइंट बढ़ते थे, मतलब इस तरह लड़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद वो मरे हुए दानवों के पास एसेंस स्टोन लेने जाता है, जहाँ पे उसे एसेंस स्टोन तो नहीं मिलता, पर वहाँ पे नवा आइटम मिलता है। जिन्बू को जो चीज़ मिली होती है वो उसे सेल कर देता है। उसको सेल करने के उसे 2 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिन्बू उठता है और फिर कहता है कि मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर निकाल सकता है, पर मुझे ये नहीं पता वो मुझे कहाँ मिलेगा, और मैं बॉस को अकेले नहीं हरा सकता। अगर मैं अपना लेवल अप कर लूँ तो शायद मैं उसको हरा सकूँ। जिन्बू ये सब सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे भेड़िए आ जाते हैं, जो कि 1-2 नहीं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसे देखने के बाद जिन्बू कहता है कि तो क्या फ़र्क पड़ता है, मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। जिन्बू उनके ऊपर हमला कर देता है और वो भेड़िए भी जिन्बू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जिन्बू उनको एक एक करके मारने लग जाता है। वो भेड़िए जिन्बू को घेर लेते हैं, जिसके बाद जिन्बू कहता है कि मैं इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा, और लगता है तुम भी हार नहीं मानोगे, तो आ जाओ फिर सबको चुन चुन के मारूंगा। जिन्बू एक तगड़ी सी स्माइल देता है और फिर कहता है कि तो चलो इसे और मज़ेदार बनाते हैं, और फिर उनको एक एक करके मारने लग जाता है। जिन्बू जितने भेड़ियों को मार रहा था उसका लेवल उतने तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा था। जिन्बू कहता है कि अगर मैं इससे ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा।
काफ़ी देर फाइट करने के बाद आखिरकार जिन उन सबको मार ही देता है। इस चक्कर में उसकी तलवार भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है और उसे टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिल चुका होता है, जिसके बाद वो सोचता है क्या मुझे अब यहाँ से लौट जाना चाहिए, पर उसे इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए वो सोचने लग जाता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। आखिर में जिन्बू डिसाइड करता है आगे जाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जूही को दिखाया जाता है, जिसे एक कॉल आता है और वो बंदा उससे कहता है कि शहर में एक गेट दिखा है जिसमें दरार आ चुकी है और हमें हीलर की ज़रूरत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूही जाने के लिए मान जाती है। हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें जिन्बू को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके अलग अलग मॉन्स्टर को मार रहा होता है। वो काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार चुका होता है, जिसके बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और उनके शब्दों का रंग भी बदल चुका होता है। सफ़ेद यानी उससे कमज़ोर, ऑरेंज यानी उसके बराबरी के और लाल यानी उससे ज़्यादा ताकतवर। जिन लाइकन का रंग पहले लाल था, अब वो सफ़ेद हो चुका था। इससे हम समझ सकते हैं कि जिन्बू पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इसके बावजूद भी वो नीचे जाने से डर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा लेवल और यहाँ पे बढ़ेगा और बेफिजूल में अगर ऐसे ही मैं लड़ता रहा तो मेरी तलवार भी टूट जाएगी। और उसके बाद वो नीचे चला जाता है। जैसे ही वो नीचे पहुँचता है, वो देखता है कि पानी में कुछ हलचल होती है और उसके ऊपर कोई हमला कर देता है, जिसके बाद उसकी तलवार भी टूट जाती है। एक बार और फिर से पानी में हलचल होती है और उसमें से एक बहुत ही बड़ा सांप निकलता है, जिससे देखकर जिन्बू कहता है कि इतना लेवल बढ़ाने के बाद भी इसका रंग ऑरेंज ही है, ये पक्का यहाँ का बॉस होगा। इस तलवार से इसके कवच को भेद पाना नामुमकिन है, बिना हथियार के लड़ना बेवकूफ़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सांप जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है। जिन्बू सोचता है कि इसके रफ्तार और इसके वार से बचकर मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, तभी मैं इसे हरा पाऊंगा। पर मैं इतने मोटे कवच को कैसे तोड़ूंगा? वो सांप जिन्बू के ऊपर लगातार हमले कर रहा होता है, जिसके बाद जिन्बू उससे काफ़ी देर तक बचता है, पर आखिर में वो सांप अपनी पूंछ से जिन्बू के ऊपर मार देता है। वो सांप जिन्बू को काफ़ी ज़्यादा मार रहा होता है, जिसके बाद जिन्बू काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया होता है। जिन्बू कहता है कि उन्होंने मुझे इसलिए ये कहा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। उन्होंने मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम ताकतवर हो तो कुछ काम नहीं आएगा। रहम दिली मुझे नहीं बचाएगी। मुझे ताकतवर बनना होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और वो सांप के ऊपर जाके कूद जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद सांप उसे ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद जिन्बू दीवार पे टकरा के नीचे गिर जाता है। पर वो हार नहीं मानता और फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और फिर इस बार ही कहता है कि अब मुझे ताकतवर बनना होगा। और हम देखते हैं कि उसके शरीर में ग्लो होने लग जाता है। सांप जैसे ही जिन्बू के ऊपर दोबारा हमला करता है, जिन्बू उसे डॉज करके अपने तलवार से उसके कवच को तोड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि और अब नहीं, मैंने अब तक जो देखा उसके मुकाबले ये कुछ नहीं। मैंने अब तक जो डर सा है उसके मुकाबले तो ये कुछ नहीं है। जिन्बू उस सांप का ध्यान भटकाकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने अब ध्यान अपनी ताकत को बढ़ाने में लगाया, और फिर उसके गले को जोर से दबाने लग जाता है, जिसके बाद उस सांप का कवच भी टूट जाता है। और जिन्बू कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, आज और अभी मैं तुझे मार सकता हूँ, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। जिन्बू बस अपनी स्ट्रेंथ से उस सांप का गला दबाकर मार देता है। जिस सांप के मरने के बाद हम देखते हैं जिन्बू को, जो कहता है कि मैं पहले से कई ज़्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। और उसे एक खंजर मिलता है जो कि वो सांप के दांतों से बना होता है। ये पिछली वाली तलवार से 2 गुना ज़्यादा घातक है। जिन्बू को एक नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद वो तहखाना धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्बू वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। जिन्बू मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है, जहाँ पे बाहर निकलने के बाद उसे एक पुलिस वाला रोक लेता है और कहता है कि
तुम आगे नहीं जा सकते। क्या तुमने आज की खबर नहीं सुनी जिसके ऊपर जिन्बू कहता है कि कौन सी खबर? वो पुलिस वाला कहता है कि बस करो, तुम मजाक मत करो। वो पुलिस वाला जिन्बू के हाथ में तलवार देखकर कहता है कि रुको, क्या तुम हंटर हो? जिसके ऊपर जिन्बू कहता है हाँ मैं हंटर हूँ। पुलिस वाला कहता है मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको लड़ाई की जगह पे लेकर चलता हूँ। जिसके बाद जिन्बू उसके साथ जाने लग जाता है। जाते हुए जिन्बू काफ़ी सारे मोस्टर को मरे हुए देखता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या तहखाने में दरार आई है? वो पुलिस वाला बताता है कि इनमें से ज़्यादातर को तो मार दिया गया है, पर एक है जो अभी तक नहीं मरा। जिन्बू कहता है कि शायद मेरी समझ बता रही है कि वो बॉस उस तरफ है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ हंटर्स को दिखाया जा रहा होता है जो कि एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। उनके कोई भी वार उस मॉन्स्टर पे कोई काम नहीं कर रहे होते। वहीं जिन्बू पीछे से देखकर कहता है कि जल्दबाजी में बनाई हुई टीम लग रही है। यहाँ पर लो रैंक हंटर भी हैं, यहाँ तक कि 8 ई रैंक और 2 डी रैंक के हंटर्स हैं जो इसे ख़त्म नहीं कर पाए, इसलिए जंग जारी है। किलर्स 2 डी रैंक और 1 बी रैंक। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जूही होती है जिसे एक लड़की कहती है कि हे लड़की, क्या तुम बी रैंक की हंटर नहीं हो? तुम अपना मैजिक क्यों नहीं कर रही? इसके बाद जूही अपना मैजिक करने लग जाती है और फिर वो ध्यान नहीं लगा पा रही होती और उसका मैजिक बिगड़ जाता है। जिन्बू कहता है कि 1 हफ्ते के बाद भी वो अभी भी खौफ में है। हो भी क्यों ना, मैं भी खौफ में हूँ। और वो कहता है कि नहीं, और अपनी तलवार उठा लेता और कहता है कि ये ई रैंक बॉस है जिसे मैंने अभी अभी हराया, उससे कमज़ोर। जिन्बू कहता है कि एक ऐसा वार जो चट्टानों को भी गिरा दे, और फिर अपनी तलवार जोर से फेंक के उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है। जिसके बाद वो एक ही बार में वहीं पे गिर जाता है। वहाँ पे जितने भी हंटर होते हैं वो सारे खुश होने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को मार दिया। उनमें से एक हंटर कहता है कि ये हमने नहीं किया, हम तो उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। फिर वो देखता है कि वहाँ पे एक टूटी हुई तलवार थी। जिसके बाद वो कहता है कि क्या वो दानव इस टूटी हुई तलवार से मरा जिस हम 10 जने मिलके भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे थे? फिर वो एक पुलिस वाले से पूछता है कि सुनिए, ये तलवार किसकी है? जिसके बाद वो पुलिस वाला बताता है कि ये तलवार वो वाले हंटर की है। और वो बंदा सोचने लग जाता है कि इसकी ताकत तो कमाल की है, ये ज़रूरी हाई लेवल का हंटर होगा। वहीं दूसरी तरफ जिन्बू कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि एक बार से वो मर जाएगा, शायद वो दानव पहले से कमज़ोर हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि इसी के साथ ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।